नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग से। डीपीआईआईटी द्वारा ई कॉमर्स नीति का प्रारूप जारी किया जाएगा। ये प्रारूप कई अधिनियमों के स्थान पर एकल समग्र कानून के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है। इसका कारण ये है कि वर्तमान में ई कॉमर्स कई मंत्रालयों के तहत कई नियमों द्वारा शासित होता है। आपको बता दें कि ई कॉमर्स के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पादों और सेवाओं सहित वस्तुओं की खरीद, बिक्री, विपणन या वितरण शामिल है। ई कॉमर्स नीति का पहला प्रारूप फरवरी 2019 में जारी किया गया था। आइए अब प्रारूप नीति की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। ये ई कॉमर्स के सभी प्रकारों जैसे इन्वेंट्री, मार्केट प्लेस और हाइब्रिड मॉडल को शामिल करेगा। ये विदेशी तथा घरेलू निवेश वाली सभी इकाइयों पर समान रूप से लागू होगा। ई कॉमर्स संचालकों को सभी विक्रेताओं के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए और केवल चुनिंदा विक्रेताओं को प्राथमिकता देने वाली किसी प्रणाली को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। छूट की दरों के आधार और उनका वित्तीयन करने वाले स्रोत जैसे विषयों के साथ डिस्काउंट नीतियों को पारदर्शी होना चाहिए। औद्योगिक विकास के लिए डेटा साझाकरण को प्रोत्साहित करने के साथ साथ डेटा सहभाजन तंत्र के लिए विनियम प्रदान किए जाएंगे। इस प्रारूप के तहत सरकार एक कंप्यूटरीकरण अभियान के माध्यम से उन विक्रेताओं को ऑनलाइन लाने में मदद करेगी जो अभी तक ऑफलाइन व्यवसाय कर रहे हैं। सरकार ई कॉमर्स से संबंधित कई कानूनों के उल्लंघन की समग्र जांच करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करेगी। भारतीय डाक विभाग लघु उत्पादों की त्वरित आपूर्ति के लिए ई कॉमर्स निर्यातकों पर लक्षित एक विशेष कम लागत वाला और निगरानी योग्य समाधान विकसित करेगा। आइए अब ई कॉमर्स नीति की आवश्यकता के बारे में जानते हैं। भारतीय ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2026 में $200 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। ये वर्ष 2017 में 38.5 बिलियन था। ऑनलाइन बिक्री में धोखाधड़ी संबंधित शिकायतों के निवारण और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, किसी व्यक्ति के अपने स्वयं के डेटा पर नियंत्रण या किसी सरकार के अपने नागरिकों के डेटा तक पहुंच प्राप्त करना है। अगली खबर ड्रोन के उपयोग से संबंधित है। केंद्र सरकार ने मानव रहित विमान प्रणाली यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम यूएस नियम 2021 अधिसूचित किए हैं। नए नियम कई व्यावसायिक और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक विनियामकीय ढांचा निर्धारित करते हैं। साथ ही उपयोगकर्ताओं के लिए करने और नहीं करने वाली गतिविधियों के संबंध में एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन नियमों के तहत व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा ड्रोन के उपयोग, अनुसंधान, परीक्षण, उत्पादन और आयात संबंधित शर्तों को भी निर्धारित किया गया है। दरअसल मानव रहित विमान ऐसे विमान होते हैं जो बिना किसी पायलट के संचालित होते हैं। इससे पहले वर्ष 2018 में नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन के व्यावसायिक उपयोग को लेकर नियम जारी किए थे। इनके तहत एयर स्पेस को रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि मुख्य स्थिति में कौन से नियम लागू होंगे। इसमें भारत में पंजीकृत मानव रहित विमान प्रणाली, भारत में मानव रहित विमान प्रणाली का स्वामित्व या निर्यात, आयात, निर्माण, व्यापार, पट्टे, संचालन या रखरखाव से जुड़े व्यक्तियों पर। इसके अलावा ये नियम भारत में या इसके हवाई क्षेत्र में वर्तमान में परिचालनरत सभी मानव रहित विमान प्रणालियों पर लागू होंगे। और यदि परिभाषित श्रेणियों की बात की जाए तो नियम यूएस को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट और हाइब्रिड मानव रहित विमान प्रणाली। इनके द्वारा ले जाए जाने वाले भार के आधार पर इन्हें नैनो, माइक्रो, लघु, मध्य और बड़े रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइए अब अन्य मुख्य बिंदुओं को भी जानते हैं, जैसे ड्रोन को दृश्य रेखा से परे या वस्तुओं की आपूर्ति के लिए संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। नैनो श्रेणी के अंतर्गत अन्य सभी श्रेणियों के ड्रोन का उपयोग करने के लिए एक परमिट की आवश्यकता होगी। ड्रोन के किसी भी अनधिकृत आयात, खरीद, बिक्री और पट्टे के लिए दंड निर्धारित किया जाएगा। केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकृत कोई भी संगठन भारतीय हवाई क्षेत्र में एक यूएस यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर सकता है। ये नियम अधिकृत अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम संचालक की भूमिका और उत्तरदायित्व भी निर्धारित करते हैं। यदि इन नियमों के महत्व की बात की जाए तो वाणिज्य, सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, आपदा प्रबंधन एवं निगरानी कार्यों में ड्रोन का उपयोग करने से जनशक्ति की आवश्यकता और लागत में कमी आती है। वर्तमान समय में महामारी ने मानव संपर्क और लागतों को कम करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को रेखांकित भी किया है।
अगली खबर जल शक्ति मंत्रालय से। जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी और सर्वेक्षण रूपरेखा जारी की है। इसे जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी WQMIS के साथ जारी किया गया है। WQMIS यानी वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप है। इसमें जल की गुणवत्ता से संबंधित डेटा का पूर्णतः स्वचालित प्रबंधन होता है। जल जीवन मिशन के तहत सभी राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को परामर्श दिया गया है कि वे गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था को प्राथमिकता प्रदान करें। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो प्रत्येक राज्य, जिले और ब्लॉक में राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्ययन बोर्ड यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज NABL से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क को आगामी वर्ष तक स्थापित करना, लगभग आधे से अधिक ब्लॉकों में मौजूद रासायनिक और जैविक संदूषकों की जांच के लिए विस्तृत परीक्षण प्रोटोकॉल और मानक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा ग्राम जल और स्वच्छता समितियों में महिलाओं के दलों को क्षेत्रीय जांच किट प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि ये अक्सर निर्दिष्ट उद्देश्यों की पुष्टि तक पहुंचने के लिए विभिन्न जल विशेषताओं के प्रतिदर्शन, माप और तदुपरांत प्रलेखन या संकेतन या दोनों के लिए निर्धारित प्रक्रिया है। ये डेटाबेस रोग के प्रकोप की जांच करने, पेयजल की सुरक्षा की पुष्टि करने और निवारक उपाय करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान कर सकता है। अगली खबर FTA से संबंधित है। मुक्त व्यापार समझौता साझेदार देश वस्तुओं की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए भारत के नए नियमों से चिंतित है। जापान, दक्षिण कोरिया आदि जैसे देशों ने विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज की है कि भारत द्वारा आयातित वस्तुओं की उत्पत्ति का निर्धारण करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग व्यापार के लिए गैर प्रशुल्क बाधाओं में वृद्धि कर सकती है। इस मुद्दे को WTO में भारत की चतुर्वार्षिक व्यापार नीति समीक्षा के दौरान उठाया गया था। हालांकि इससे पहले सीमा शुल्क व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020 के तहत अधिसूचना जारी की जा चुकी है। ये नियम भारत में किए जाने वाले वस्तुओं के आयात पर लागू होंगे, जहां आयातक व्यापार समझौते यानी ट्रेड एग्रीमेंट्स के संदर्भ में शुल्क की अधिमान्य दर का दावा करते हैं। कारोटार यानी कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट्स के तहत एक आयातक को स्वयं को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है कि आयात करने वाली वस्तुएं निर्धारित उत्पत्ति मानदंडों को पूर्ण करती हैं और उन्हें आयात करने से पहले पूर्णतः जांचा गया है। आयातक को क्षेत्रीय मूल्य सामग्री सहित मूल देश के मानदंडों से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी। भारत ने प्रत्युत्तर में स्पष्ट किया है कि कारोटार 2020 द्विपक्षीय FTA के तहत आयात से संबंधित है, जो कि व्यापार नीति समीक्षा तंत्र के दायरे के अधीन नहीं है। आपको बता दें कि कई अनुबंधों के तहत बनाए गए नियमों, विषयों और प्रतिबद्धताओं का भी सभी सदस्य देशों द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए WTO ने TPRM यानी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म के तहत TPR को बनाया है। अगली खबर विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। विद्युत अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक को परामर्श के लिए भेजा गया है। विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करने के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2021 को अंतर मंत्रालयी परामर्श के लिए भेज दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय बजट में उपभोक्ता को अपने विद्युत आपूर्तिकर्ताओं के चयन की अनुमति देने के लिए एक ढांचे के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य भारत में विद्युत वितरण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करना और आगामी पीढ़ी के विद्युत क्षेत्र में सुधार करना और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना है। इस संशोधन के प्रमुख प्रस्तावों में शामिल है प्रत्येक विद्युत विनियामक आयोग में कानूनी पृष्ठभूमि वाले सदस्य की नियुक्ति करना, नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूर्ण नहीं करने पर अर्थदंड आरोपित करना। आपको बता दें कि पिछले वर्ष विद्युत संशोधन विधेयक 2020 का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। इसमें कई हितधारकों द्वारा अलग अलग सुझाव दिए गए थे। इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है सब्सिडीकृत विद्युत दरों को हटाया गया है और टैरिफ निर्धारण के लिए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। उप लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी के माध्यम से डिस्कॉम्स विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण पर बल दिया गया है। विद्युत की बिक्री और खरीद के लिए अनुबंध से संबंधित विवादों को हल करने के लिए विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। अन्य उपभोक्ताओं को दी जाने वाली मुफ्त अथवा सब्सिडीकृत विद्युत को कम करके
औद्योगिक उपभोक्ताओं पर अधिभार को घटाया जाएगा। विद्युत अपीलीय अधिकरण को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। हालांकि वर्ष 2020 के विधेयक के संदर्भ में कई चिंताओं को भी उठाया गया था, जैसे राज्य विनियामक आयोगों की भूमिका को कम करना, अधिकरणों की स्वतंत्रता, फ्रेंचाइजी की भूमिका पर स्पष्टता का अभाव आदि। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। पूर्वोत्तर के प्रमुख कृषि उत्पादों को किसान रेल योजना के दायरे से बाहर कर दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOF मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने भारतीय रेलवे के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है जिसमें ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों जैसे कि चाय की पत्ती, बांस, रबर आदि को शामिल किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज द्वारा इसका कारण ये बताया गया है कि ये मदें न तो फलों में शामिल हैं और न ही सब्जियों में। MOFPI की ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत किसान रेल के माध्यम से किए जाने वाले फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। पिछले वर्ष भारतीय रेलवे द्वारा किसान रेल को दूध, मांस और मछली सहित शीघ्र खराब होने वाले उत्पादों एवं कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए आरंभ किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा साउंडिंग रॉकेट RH-560 का प्रक्षेपण किया गया। परिज्ञापी रॉकेट यानी साउंडिंग रॉकेट 1 या 2 चरण वाला एक ठोस प्रणोदक रॉकेट है। इसका उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच करने और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। ये रॉकेट प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों में उपयोग के लिए लक्षित नए घटकों या उप प्रणालियों के प्रोटोटाइप का परीक्षण करने या प्रमाणित करने के लिए एक सरल या वहनीय प्लेटफॉर्म्स के रूप में भी कार्य करते हैं। इसरो ने रोहिणी श्रृंखला नामक साउंडिंग रॉकेट की एक श्रृंखला विकसित की है। उदाहरण के लिए RH-200, RH-300 ये संख्या मिलीमीटर में रॉकेट के व्यास को दर्शाती है। RH-560 का उद्देश्य श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष पत्तन से वायुमंडल में होने वाले व्यवहारिक परिवर्तन और प्लाज्मा गतिकी का अध्ययन करना है। मार्टियन ब्लूबेरीज। आपको बता दें कि वर्ष 2004 में नासा ने अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा मंगल पर कई छोटे छोटे गोलों की खोज की थी। इन्हें औपचारिक रूप से मार्टियन ब्लूबेरीज नाम दिया गया था। इन छोटे छोटे गोलों पर किए गए खनिज विज्ञान के अध्ययन में ये बताया गया था कि वे हेमेटाइट नामक आयरन ऑक्साइड यौगिक से बने हुए हैं। हेमेटाइट्स मंगल पर जल की उपस्थिति की संभावना को व्यक्त करते हैं। गुजरात में झुरान संरचना पर हाल ही में हुए एक शोध से ये पता चलता है कि इस क्षेत्र में हेमेटाइट का संगठन मंगल ग्रह पर विद्यमान हेमेटाइट्स के समान है। झुरान संरचना आयरन स्टोन पट्टी की प्रथम उत्पत्ति और चूनेदार बलुआ पत्थर के अंतिम उद्भव से चिन्हित है। झुरान संरचना अब तक GK29A पहले कुएं से कच्छ मुख्य भूमि और बन्नी द्रोणिका में मौजूद है। इसकी आयु ऊपरी जुरासिक या एग्रुवियन नियोकोमियन युग में है। डियर क्राई रैंसमवेयर का एक नया समूह है जिसकी पहचान माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई है। ये व्यावसायिक ईमेल सर्वर के परिचालन को प्रभावित करता है। इसका उपयोग अनपैच्ड ऑन प्रेमाइसेस एक्सचेंज सर्वर के प्रारंभिक निपटान के बाद किया जा रहा है। रैंसमवेयर एक मैलवेयर है। इसके अंतर्गत मांग उद्देश्य के साथ पीड़ित की जानकारी प्राप्त करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। मैलवेयर कई दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के प्रकारों का एक सामूहिक नाम है जिसके अंतर्गत वायरस, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर शामिल होते हैं। इक्वेडोर के सांगे ज्वालामुखी में दोबारा विस्फोट। सांगे ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो इस ज्वालामुखी में वर्ष 2019 से विस्फोट की प्रक्रिया जारी है। ये एक स्ट्रेटोवोल्केनो या मिश्रित शंकु ज्वालामुखी है, यानी ये एक लंबा शंकु के आकार का ज्वालामुखी है। टेफ्रा की एक परत और ज्वालामुखीय राख की अन्य परत से बना हुआ है। इन ज्वालामुखियों की एक तीव्र ढलान रूपरेखा और आवधिक विस्फोटक प्रस्फुटन की विशेषता है। सांगे राष्ट्रीय उद्यान इक्वाडोर के बीच भाग में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल भी है। इक्वाडोर प्रशांत रिम के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का एक भाग है और इसमें अन्य सक्रिय ज्वालामुखी भी शामिल हैं, जैसे माउंट कोटापेक्सी।
जो पीपल, जो लोग भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में अधिवासित स्वदेशी लोग हैं। हाल ही में जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चिन, कुकी, मिजो और जोमी समूह के लोग शामिल हैं, इन्होंने केंद्र से म्यांमार के उन नागरिकों को निर्वासित न करने का आग्रह किया है जिन्होंने म्यांमार के सैनिक शासन से बचने के लिए सीमा पार की थी और मानवीय आधार पर भारत में शरण प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। मुख्य तौर पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से निर्जातीय रूप से संबंधित हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।